हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मैन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज डे 35 की शुरुआत। मिरेकल सीरीज के अंदर हम लोग 45 वीडियोस के अंदर आपका पूरा 11th का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। अभी अपन ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज इसका लास्ट लेक्चर है। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक पे से पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड प्लेनेट। तो एक तरीके से आज का जो लेक्चर है वो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कवर करने वाला है। मतलब ग्रेविटेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से भी जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है वो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। बट हमारी इस सीरीज़ का टारगेट क्या है? हमारी सीरीज़ का टारगेट है आपका फिजिक्स का डर दूर करना, क्योंकि आपका फिजिक्स का डर दूर होगा तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए तैयार होंगे, भले वो बोर्ड्स का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो या फिर जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो। तो इस सीरीज़ को आपको किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है ये आपका डिसीजन है। मेरा काम है आपको ये एहसास दिलाना कि फ़िज़िक्स आसान है, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राइट, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है मिरेकल सीरीज़ के अंदर। जब मैंने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी को देखा था, समझा था, इसके कॉन्सेप्ट को जाना था। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जा सकता है और इसको ही अपन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो अपनों को एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो मानी जा सके, जिस कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो मानी जा सके। राइट, तो अभी अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं 2 पॉइंट मासेस की, सबसे जो बेसिक सिस्टम है। और इसमें भी हमने ये बता दिया कि जब m1 और m2 ये दोनों पॉइंट मासेस आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा, डिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन में इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने कितनी मान ली? जीरो मान ली। तो हमारा रेफरेंस बना लिया हमने। अब उस रेफरेंस के अंदर जब इन दोनों पॉइंट मासेस को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा जाएगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सो व्हेन m1 एंड m2 आर केप्ट एट डिस्टेंस r अपार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इट विल बी डिनोटेड बाय ur। अब पोटेंशियल एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन किया था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इनफाइनाइट पर थे दोनों पहले और अभी r डिस्टेंस पे आप लेके आ गए, तो इस दौरान कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो भी वर्क किया जाएगा उसकी नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो हमारे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। अब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होगा इनफाइनाइट से r तक लाने में वो पॉजिटिव होगा और उसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो आप यहाँ पे आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि आपकी जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी r पोजीशन के ऊपर वो नेगेटिव निकल के आएगी। देखो एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ur माइनस u इनफाइनाइट, वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब हमारा जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो खुद r के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। dr हम नॉर्मली ऑरिजिन से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मानते हैं और फोर्स हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है ना। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब इसमें से क्या करते हैं, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। ये Gm1 m2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो केवल और केवल इंटीग्रेशन किसका करना होगा? हमें 1 अपॉन r स्क्वायर का करना होगा। एंड 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट याद करने के लिए कहा हुआ है -1 अपॉन r होता है। तो इंटीग्रेशन हो गया -1 अपॉन r। अपर लिमिट रखेंगे तो -1 अपॉन r और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो आपकी ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी -Gm1m2 डिवाइडेड बाय r। अब आपके अगर सिस्टम के अंदर 2 से ज़्यादा पॉइंट मासेस हो तो आप क्या करोगे? तो आपको 2-2 के ग्रुप्स बनाने हैं,
हर ग्रुप की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है एंड सभी पोटेंशियल एनर्जीज को आपको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल पॉइंट मासेस वाले सिस्टम के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अभी हमने पॉइंट मासेस के लिए बनाया है, नॉर्मली जो स्फेरिकल बॉडीज हैं उनके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। शर्त ये है कि जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं वो सेंटर टू सेंटर लेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं ना वो अभी भी एनर्जी कंजर्वेशन या पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक डेफिनेशन है यहाँ से बनते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 3 पॉइंट मासेस हैं, सबका मास स्मॉल m है और उनको वर्टिसेस पर रखा गया है ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड 1 मीटर। तो शुरुआत में उनको 1 मीटर साइड वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक मास रखा हुआ है m, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है m और यहाँ पर एक मास रखा हुआ है m, और इन सब के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो वो हो जाएगी हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे, 2-2 के ग्रुप बना लो। तो आप अगर इसको और इसको कंसीडर करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी -g, पहला मास मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मास मल्टीप्लाइड, तो m² हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर। फिर अगर आप इसको और इसको पकड़ोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी -gm² डिवाइडेड बाय 1 मीटर निकल के आएगी, और जब आप इसको और इसको पकड़ोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी -gm² डिवाइडेड बाय 1 निकल के आएगी। तो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -3 टाइम्स g टाइम्स m²। ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब क्या किया आपने they are moved at the vertices of another equilateral triangle having side 2m। तो आपने क्या करा, इनको फोर्स लगा के एक बड़े ट्रायंगल के वर्टिसेस के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो यहां पर रख दिया, तो एक यहां पर आ गया, ये यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया, और अब की बार इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई 2 मीटर्स हो गई। तो आपकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो आप निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी -gm² डिवाइडेड बाय 2, -gm² डिवाइडेड बाय 2 एंड -gm² डिवाइडेड बाय 2। डिस्टेंस ही तो चेंज हुई है, बाकी सारा का सारा प्रोसीजर तो सेम है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी आपकी -3gm² डिवाइडेड बाय 2। और आपको पता है कि आपका जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि -3gm² डिवाइडेड बाय 2 माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस हो जाएगा gm²। तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 gm²। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए, तब जाके आपको मजा आएगा कि हाँ यार हम अब सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, तब मजा आएगा आपको मैकेनिक्स को कंप्लीट करने का, राइट। और देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन किसी स्पेसिफिक प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वैसे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ओवरऑल सिस्टम की होती है, बट प्लैनेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो प्लैनेट के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ऐसा हम कहने लगे हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फॉर्मूला तो आपके पास में है ही, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपके प्लेनेट का सेंटर है, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस लोगे तो कितनी आ जाएगी, रेडियस प्लस हाइट r प्लस h आ जाएगी। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव g टाइम्स पहला मास डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय दूसरा मास डिवाइडेड बाय दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, दैट इज r प्लस h। तो ये जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो h की वैल्यू 0 रख दो, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ वर्क डन कितना होगा इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू हाइट h फ्रॉम द सरफेस। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पहले भी करते थे, सरफेस से h हाइट तक ले जाने में हमें जो वर्क करना पड़ता था
वो हम लेते थे mgh। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, हम वहाँ पर एक कंडीशन लगाते थे कि आपका जो h है वो r मतलब रेडियस ऑफ प्लेनेट के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए, तब तो जाके आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हो एंड डायरेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, mgh आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो हमारी हाइट जो है उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगी हुई, हमारी हाइट सिग्निफिकेंटली लार्जर हो सकती है, हो सकता है रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही हो जाए या रेडियस ऑफ अर्थ के इवन डबल के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो हम एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर बना रहे हैं, उसी का एक स्पेसिफिक केस जो होगा वो mgh होगा। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना, दो अलग अलग चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं अपन, है ना, दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अपन बात कर रहे हैं। तो खैर वर्क डन तो हमेशा कैसे निकालते हैं अपन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब h हाइट पर ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और शुरुआत में सरफेस पर भी तो सरफेस पर था तो सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। फॉर्मूलाज हमारे पास में है, h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव gmm/r प्लस h, माइनस ऑफ माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी होती है gmm/r, ठीक है। तो अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप G कैपिटल M स्मॉल m को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो, LCM होगा R टाइम्स R प्लस H, उसमें से भी R को कॉमन निकाल लोगे तो डिनोमिनेटर में तो आपको मिलेगा R स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस H अपॉन R, और ऊपर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R प्लस H माइनस R मिलेगा, R से R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर है इसको आप स्मॉल g के इक्वल लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस। तो आपका एक सुंदर सा फॉर्मूला बन जाएगा mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h अपॉन re। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब अगर आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन लगाओ कि h इज़ वेरी वेरी लेस देन r, तो आप h को r के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो या h अपॉन r को 0 मान सकते हो, तो फिर आपका जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, mgh के बराबर आ जाएगा। नीचे जो h अपॉन r है उसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अब हमारे पास में जनरल फॉर्मूला आ गया, और उससे कैसे स्पेसिफिक फॉर्मूला, किस कंडीशन के साथ स्पेसिफिक फॉर्मूला आता है वो भी हमें पता पड़ गया। इसी को और आगे एक्सटेंड करें तो हमसे पूछा जा सकता है वर्क डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम h1 टू h2, किसी हाइट पर है ऑलरेडी और वहां से किसी हाइट पर ले जा रहे हो, है ना। तो कुछ नहीं है यार, h1 हाइट तक ले जाने में जो वर्क किया गया था और h2 हाइट तक ले जाने में जो वर्क किया गया था, तो h2 वाले वर्क में से h1 वाले वर्क को आप क्या कर दो, माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा mgh2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h2 अपॉन r माइनस mgh1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h1 अपॉन r, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका mg टाइम्स h2 माइनस h1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h2 अपॉन r टाइम्स 1 प्लस h1 अपॉन r। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो इस अप्रोच को भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर हाइट से किसी पर्टिकुलर हाइट तक ले जाने में किया गया वर्क पूछा जा रहा है, सरफेस से किसी हाइट तक ले जाने में किया गया वर्क पूछा जा रहा है, तो आंख बंद करके mgh वाला फॉर्मूला मत लगाना। वहाँ पर देखना कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है। अगर हाइट बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, तब तो लगा सकते हो, और अगर आपको हाइट क्लियरली पता चल गया क्वेश्चन के अंदर कि यार ये तो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करने लायक हाइट नहीं है, तो फिर आपको जनरल फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी लास्ट ईयर ही शायद इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m। पहले क्वेश्चन में ग्राउंड से कहाँ तक ले जाना है, हाइट r/2 तक ले जाना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास में W इज इक्वल्स टू mg, कितनी हाइट तक ले जाना है, r डिवाइडेड बाय 2 तक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस हाइट हो जाएगी r डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय r। तो ये आ जाएगा आपका mgr डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय r से r तो कट गया, 1 प्लस 1/2 करोगे तो बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स mgr होगा। अगर आप डायरेक्ट mgh वाला फॉर्मूला लगाते तो mgr डिवाइडेड बाय 2 आंसर आता आपका, मत लगाना वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा है, रेडियस ऑफ अर्थ की आधी है, ठीक है ना, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप r/4 हाइट से कहाँ पर ले जा रहे हो, r हाइट पर ले जा रहे हो।
फॉर्मूला है आपके पास में, यहाँ पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, mgh2 माइनस h1, बड़ी वाली हाइट में से छोटी वाली हाइट, r माइनस r डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय r टाइम्स 1 प्लस h1 डिवाइडेड बाय r। तो इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा mg टाइम्स 3r डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे r से r कट गया तो बचेगा 2, और यहाँ पे r से r कट गया, 1 प्लस 1 बाय 4 करोगे तो 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स mgr। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड वो है एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट जस्ट रीच इन्फिनिटी। आप किसी प्लेनेट से ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करो, लॉन्च करो, और वो जस्ट इन्फिनिटी पर पहुंच जाए। अब इन्फिनिटी पर पहुंचने का मतलब क्या है कि जस्ट वो उस प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए, जस्ट पहुंचना चाहिए। मतलब वहां तक पहुंचते 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 उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी एट विच ऑब्जेक्ट जस्ट रीच इन्फिनिटी, और यू कैन से जस्ट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लेनेट, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। आप एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से लॉन्च करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट कभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं कर पाएगा, कुछ हाइट तक जाएगा और वापस से आने लगेगा। और अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे तो फिर वो इन्फिनिटी पर ही जाके नहीं रुकेगा, वहाँ पर जाने के बाद में उसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो आप कम से भी फेंक सकते हो, ज़्यादा से भी फेंक सकते हो, बट एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी पर क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट किसी ऐसे प्लेस पर चला जाएगा और वहाँ पे जाके रुक जाएगा जहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। तो यहाँ पे अपन एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। देखो, एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चंस बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस है बच्चों, ध्यान रखना। तो इसको कुछ अलग से ऐसे भूत की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये कोई अलग कॉन्सेप्ट है। देखो कैसे आएगा, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने लॉन्च किया है ग्राउंड से, तो अभी अपन ग्राउंड से देखते हैं एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपने उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी हाफ mv², और सरफेस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। आपने उसको इनफाइनाइट पर पहुंचा दिया और वहां तक जाते जाते काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, मतलब फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ओवरऑल हो गई जीरो। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इस दौरान कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लग रहा, हम एयर रेजिस्टेंस या एटमॉस्फेयर के रेजिस्टेंस को भी जीरो मान रहे हैं। तो अगर अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तो आपकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आपस में इक्वल होगी। इसको आप उठा के इधर ले आना तो पॉजिटिव हो जाएगा, m से m कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी √2gm डिवाइडेड बाय r। या फिर आप इसको r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो नीचे r² हो जाएगा और ऊपर r चला जाएगा, तो इसको अपन स्मॉल g भी लिख सकते हैं, तो इसको √2gr भी लिख सकते हो। आप देख रहे हो कि किसी भी प्लेनेट के सरफेस से जो एस्केप वेलोसिटी है वो केवल और केवल प्लेनेट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही है कि प्लेनेट का मास कितना है, प्लेनेट की रेडियस कितनी है, प्लेनेट की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, प्लेनेट की रेडियस कितनी है। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपके ऑब्जेक्ट का मास कितना है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने ऑब्जेक्ट को किस एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना। तो अगर अपन अर्थ के ऊपर निकालें एस्केप वेलोसिटी इस फॉर्मूला को यूज़ करके, अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस को अगर अपन यहाँ पर रखें तो निकल के आएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा, किलोमीटर पर सेकेंड है ये, मीटर पर सेकेंड नहीं है, ध्यान रखना। वहीं अगर अपन मून के लिए सेम फॉर्मूला यूज़ करें और एस्केप वेलोसिटी निकालें तो निकल के आएगी 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो, अर्थ के ऊपर तो एस्केप वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मून के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा है। 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड इज स्टिल अ वेरी लार्ज वेलोसिटी, बट हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी जो वेलोसिटी होती है ऑन एन एवरेज वो इस ऑर्डर की होती है, इससे ज़्यादा ही होती है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा ही होती है। तो मून के ऊपर
कभी कोई गैस के मॉलिक्यूल्स निकलते भी हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब उसकी सरफेस से ऊपर की तरफ, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो वो टिकते नहीं है मून के ऊपर, वो मून के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाते हैं। इसीलिए मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर, कोई वायुमंडल, कोई वातावरण नहीं पाया जाता। और क्योंकि वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर आपको साउंड भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि साउंड के लिए एटमॉस्फेयर का होना ज़रूरी है, मीडियम का होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पर अर्थ के ऊपर तो जब अपन हीलियम से भरा हुआ गुब्बारा छोड़ देते हैं तो हीलियम हमारे एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में हल्की होती है, तो गुब्बारा हमें ऊपर उठता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर आप मून के ऊपर हीलियम से भरे हुए गुब्बारे को छोड़ोगे तो वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो आपका गुब्बारा आपको नीचे ही जाता हुआ नजर आएगा। जो भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नॉर्मली अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का 1/6 एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रेजेंट है, तो g/6 एक्सेलरेशन से आपको गुब्बारा नीचे जाते हुए नजर आएगा। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अर्थ के रिस्पेक्ट में ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं मून के ऊपर? बिकॉज मून के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। शुरुआत कहानी की यहाँ से भी है। कम एस्केप वेलोसिटी होने की वजह से गैसेज एस्केप कर जाती है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, साउंड नहीं सुनाई देता, और हीलियम का गुब्बारा आपको स्टिल नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज इस फैक्ट के ऊपर टिके हुए। अच्छा, अगर मान लो आप सरफेस पे से नहीं, किसी हाइट पे से एस्केप करवाना चाहते हो, इफ द ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड फ्रॉम दैट हाइट h, अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है। तो शुरुआत में हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, ये तो हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, किसी पर्टिकुलर हाइट के ऊपर फॉर्मूला हमारे पास में है, और ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तो मैकेनिकल एनर्जी को जीरो होना ही है एस्केप के केस में, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे तो हाफ mv² इसके इक्वल आ जाएगा, m से m कट जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी √2gm/r+h। तो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करती है एस्केप वेलोसिटी कि आपने उसको किस हाइट से प्रोजेक्ट किया है, प्लेनेट के मास के ऊपर, प्लेनेट की रेडियस के ऊपर, और एक और फैक्टर हमें पता पड़ गया कि उसको किस हाइट से प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है ना, हमें क्लियरली पता पड़ गया कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल एज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेहद इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा है वो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, उसको पकड़ के रखना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। विथ व्हाट वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड सो दैट इट कैन रीच अप टू हाइट h। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। जब वो ग्राउंड पर था तब उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, तो पोटेंशियल एनर्जी थी -g M डिवाइडेड बाय r। आपने उसको v वेलोसिटी से फेंका तो हाफ mv²। और जब वो हाइट h पर चला गया तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -g M डिवाइडेड बाय r+h। और जाते जाते वो स्टॉप हो गया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ तो -g M डिवाइडेड बाय r प्लस हाफ mv²। किसके इक्वल हो जाना चाहिए, -g M डिवाइडेड बाय r+h के इक्वल हो जाना चाहिए। स्मॉल m से स्मॉल m कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v²/2 की वैल्यू आपको नजर आएगी gm, उसके उधर ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय r -gm डिवाइडेड बाय r+h। और जब इसको सॉल्व करोगी तो ये आ जाएगा आपका gm टाइम्स r+h -r डिवाइडेड बाय r² टाइम्स 1+h/r। ठीक है ना, वही तरीका जो हमने डेरिवेशन के टाइम पे करा था। r से r कट गया, gm/r² को आप क्या लिख सकते हो, स्मॉल g लिख सकते हो, तो v² की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल g मल्टीप्लाइड बाय h टाइम्स 2, है ना, 2 को भी उधर भेज दिया, तो 2gh डिवाइडेड बाय 1+h/r। मतलब v की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी, √2 ऑफ g इंटू h डिवाइडेड बाय 1+h/r आ जाएगी।
इस वेलोसिटी से आपको प्रोजेक्ट करना होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है आगे जिसमें आपको इवन हाइट की वैल्यू दे रखी है, जैसे h की जगह r/2 दे दिया, r/3 दे दिया, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो, एज ए फॉर्मूला भी इस चीज़ को याद रख सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। तो अभी अभी हमने देखा था कि वे वेलोसिटी से फेंकने पे जो मैक्सिमम हाइट जाता है वो कितना होता है, √2gh 1 + h/r। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा v² = 2gh अपॉन 1 + h/r। मतलब अब की बार हमें वेलोसिटी दे रखी है और हाइट निकालनी है। पिछले वाले केस में हाइट दे रखी थी और वेलोसिटी निकालनी है, कंडीशन सेम है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा v² + v² टाइम्स h/r = ट्वाइस ऑफ g × h। तो v² = h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा ट्वाइस ऑफ g - v²/r। तो इसको अपन लिख सकते हैं h टाइम्स 2gr - v² / r। ठीक है, तो h की वैल्यू आ जाएगी v² टाइम्स r डिवाइडेड बाय h टाइम्स ट्वाइस ऑफ g × r - v²। तो आपको वेलोसिटी दे दी जाएगी कि इतनी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो आप आसानी से मैक्सिमम हाइट आसानी से निकाल सकते हो। तो इसको भी डायरेक्ट फॉर्मूला की तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ is n times the escape velocity, then what will be its residual velocity at infinity। तो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें पता है कि हमारी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, √2gm/re के इक्वल होती है। ये हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है। तो अभी जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है वो कितना है, n टाइम ve, मतलब n टाइम्स √2gm डिवाइडेड बाय re के इक्वल है। ये हमारी वेलोसिटी है जिससे इसको प्रोजेक्ट किया गया। देन व्हाट विल बी इट्स रेजिडुअल वेलोसिटी एट इन्फिनिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। तो शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ½ m × v²। पोटेंशियल एनर्जी है -G_M डिवाइडेड बाय r। ये तो सरफेस के ऊपर हो गया। और जब आप इन्फिनिटी पे चले जाओगे तो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बचेगी ½ mv रेजिडुअल स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पर जाने पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो m से m कट गया, v² की जगह आप रखोगे n² टाइम्स ve² डिवाइडेड बाय 2। ये जो gm/r है, सोचो अगर यहाँ से आप देखोगे तो आपको gm/r ये किसके इक्वल नज़र आएगा, ये ve² डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल नज़र आएगा। तो यहाँ पे रख दो ve² डिवाइडेड बाय 2 = vr² डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो रेजिडुअल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी टाइम्स √n² - 1 के बराबर हो जाएगी। इतनी आपकी एस्केप वेलोसिटी बचेगी। इसको भी चाहो तो फॉर्मूला के तौर पर याद रख सकते हो, हालांकि इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसके अंदर, क्योंकि मैंने अप्रोच इंपॉर्टेंट बता रखी है आपको। अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, रेडियस हमें re बता रखी है, विथ ए स्पीड ऑफ 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। तो एक तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी अभी हमने मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला देखा था, क्या था हमारा, v² टाइम्स r। मैक्सिमम हाइट कितनी थी, v² टाइम्स r डिवाइडेड बाय h टाइम्स, अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी v² टाइम्स r। तो ये h हटा दो यहाँ पे, ठीक है ना, ये उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया मैंने। 2gr - v², 2gr - v²। अब हमें बताया गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ
विथ ए स्पीड ऑफ 1/4 ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो जो v है वो एस्केप वेलोसिटी का कितना है, 1/4 है। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, √2gr, इसका 1/4 है। चलो ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी √2gr का स्क्वायर करोगे तो 2gr डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय 2gr माइनस v स्क्वायर करोगे तो 2gr डिवाइडेड बाय 16। देखो 2gr सब जगह से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा r डिवाइडेड बाय 16 और नीचे बचेगा 1 माइनस 1 बाय 16 दैट इज 15 डिवाइडेड बाय 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाइट आ जाएगी आपकी r डिवाइडेड बाय 15। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो, अदरवाइज घबराने की जरूरत नहीं है। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टिल अप्लाई कर सकते हो, वो तो आपका बैकबोन है, उसको कभी नहीं छोड़ना, ठीक है। तो जैसे मान लो आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करते तो आपके शुरुआत में एनर्जी हो जाती हाफ m, एस्केप वेलोसिटी होती है √2gr, उसका 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2gr डिवाइडेड बाय 16। इस वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया, उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इज इक्वल टू जिस हाइट पर जा रहे हो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h, और वहाँ पर जाते जाते स्टॉप हो गया तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। अगेन जैसे gm/r को अपनों ने पिछले क्वेश्चन के अंदर रिप्लेस किया था, यहाँ पर भी आप रिप्लेस कर सकते हो ve स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से, यानी कि √2gr का जो भी स्क्वायर होगा, और इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। लगभग उतना ही टाइम लगेगा आपको जितना फॉर्मूला लगाने के अंदर लगा है, और आपका आंसर आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपको, ठीक है। तो दोनों अप्रोच आप यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मास ऑफ 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ये अर्थ का मास है, ठीक है, इज टू बी कंप्रेस्ड इन अ स्फीयर in such a way that escape velocity from its surface is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट की स्पीड। What should be the radius of sphere? तो हमने देखा था कि escape स्पीड होती है √2 of g टाइम्स कैपिटल M/r, ये होती है हमारी escape velocity, ठीक है। अब हमें सब कुछ दे रखा है, एस्केप वेलोसिटी दे रखी है 3 × 10⁸ √2 ऑफ g × m, ठीक है। तो g हो गया आपका 6.67 × 10⁻11, मास आपको दे रखा है 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय, आपको क्या निकालनी है, इसकी रेडियस निकालनी है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 10⁸ का हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2 × 6.67 × 10⁻11, ठीक है, इनटू, अच्छा उल्टा कर देते हैं इसको ताकि डायरेक्ट रेडियस आ जाए अपनी, पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 2 × 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2 × 6.67 × 10⁻11 इंटू 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻16। तो पहले अपन 10 की जितनी भी पावर्स हैं, देखो 6 को 6.67 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 36 आएगा, 36 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72 आएगा, तो लगभग आपका 8 के लगभग आएगा, ठीक है ना, 8 समथिंग आएगा अगर आप डिवाइड करोगे 9 से। तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 8 × 10⁻16 को ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 16 और 11 कितना होता है आपका 27, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 27 एंड प्लस 24, तो बचेगा 10⁻−3, तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा 8 मिलीमीटर। तो आप देख रहे हो कि अर्थ के मास को अगर 8 मिलीमीटर रेडियस वाले स्फीयर के अंदर आप कंसंट्रेटेड करवा दो, अर्थ के टोटल मास को 8 मिलीमीटर के स्फीयर के अंदर आप कंसंट्रेट करवा दो कैसे भी करके, तो फिर ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये जो कंचा बना, इससे इवन लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी।
यानी कि ये जो कंचा है ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव करेगा, ब्लैक होल की तरह बिहेव करेगा। ब्लैक होल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि लाइट भी उनको एस्केप नहीं कर पाती, यानी कि उनके लिए अगर आप एस्केप वेलोसिटी निकालोगे तो वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा कैलकुलेट होके आती है। तो ये जस्ट एग्जांपल हमने किया है कि किस लेवल तक आपको मास को कितने कम वॉल्यूम के अंदर कंसंट्रेट करना पड़ेगा उस ब्लैक होल नाम की चीज़ को बनाने के लिए। तो ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा मैसिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैसिव होते हैं, स्टिल उनकी साइज़ बहुत कम होती है, तब जाके वो लाइट को भी अपने सरफेस से एस्केप नहीं होने देते। कभी बाद में किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा ब्लैक होल्स के बारे में, स्टार्स के बारे में। अभी नीट और जेई हमारा मेन मकसद है। फिजिक्स में नीट और जेई की वजह से ही आपको डर लगता है, उस डर को दूर करना है यार पहले, फिर अपन स्टार्ट करेंगे वो वाली चीज़ भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉडी बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सरफेस so that it may reach a height of 4 re above the earth's surface। तो हमने देखा था फॉर्मूला है हमारे पास में वेलोसिटी का, रूट ट्वाइस ऑफ जी इंटू एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर, और हमें एच कितना दे रखा है, 4 टाइम्स आर दे रखा है। तो वेलोसिटी हो जाएगी आपकी रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ जी टाइम्स 4 टाइम्स आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 टाइम्स आर डिवाइडेड बाय आर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा आपका रूट 8 जी आर डिवाइडेड बाय 5। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो विथ व्हाट वेलोसिटी मस्ट अ बॉडी बी थ्रोन फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इतनी वेलोसिटी से आपको फेंकना है उसको, तब जाके आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट तक जा पाएगा, 4 RE हाइट तक जा पाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, लगभग सेम टाइम के अंदर आपका आंसर आएगा। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू इन क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 4 RE अबव द अर्थ's surface. What minimum energy should be given to the body so that इट मे एस्केप? इसको अपन बोलते हैं एस्केप एनर्जी। तो अभी जो बॉडी है वो कहाँ पर है, डिस्टेंस 4 RE अबव द अर्थ सरफेस, स्टेशनरी है और इतनी हाइट के ऊपर है। तो अभी उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो है माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R प्लस H कितना दे रखा है हमें, 4R दे रखा है। फिर आपने क्या करा, अबव द अर्थ सरफेस द मिनिमम एनर्जी शुड बी गिवन, आपने उसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कुछ एनर्जी दे दी, तो उस एनर्जी को अपने ने लिख दिया E। ये आपने एनर्जी दे दी ताकि वो एस्केप कर जाए। तो एस्केप करने पे जो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका E का आंसर आ जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स R। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्केप कर जाएगा, और इसको अपन कहते हैं एस्केप एनर्जी, ठीक है। जैसे सरफेस के लिए अगर आप बात करोगे तो सरफेस पर एस्केप एनर्जी किसके बराबर होती है, GM डिवाइडेड बाय R। जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसको पॉजिटिव बना दो, ठीक है ना, उसके बराबर होती है। अब अपन बात करते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के बारे में, दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट होती क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द प्लैनेट्स इन कंसेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स, ऐसे हवा में ही नहीं, जो भी उनका ऑर्बिट होगा उसका सेंटर जो है वो प्लैनेट के सेंटर से कोइंसाइड करना चाहिए। तो ऐसे ऑर्बिट्स को अपन क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। नेचुरल भी होते हैं, जैसे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज मून, और आर्टिफिशियल भी होते हैं जो कि हम इंसानों के द्वारा ऑर्बिट के अंदर इस्टेब्लिश किए गए हैं, उनको अपन आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे इंडिया के लिए GSAT हो गया, इनसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है ना। तो अर्थ के चारों तरफ ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के अंदर, सर्कल कॉन्सेंट्रिक ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सर्कल कॉन्सेंट्रिक ऐसा भी हो सकता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये अर्थ को रिवॉल्व करती है। अब ये किस हाइट पर रिवॉल्व करती है, जिस हाइट पर ये रिवॉल्व करती है वहाँ पर उनकी
ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, इनको सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करवाने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आता है, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, उनको अपन कवर कर लेते हैं। डायरेक्ट एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं, बट स्टिल अपन फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बात करें तो सैटेलाइट जो है मान लो वो आपकी ऑर्बिट के अंदर है जिसकी हाइट है h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि सेंटर से हाइट कितनी होगी आपकी r+h होगी, तो रिवॉल्व कर रही है वहां पर। तो जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहे हैं। तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स तो हो जाएगा आपका m, जो भी ऑर्बिटल स्पीड होगी उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना सेंटर से डिस्टेंस लेनी है, क्योंकि जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना उसका सेंटर अर्थ के सेंटर पर है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी re+h। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, g टाइम्स पहला मास टाइम्स दूसरा मास डिवाइडेड बाय सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि re+h का होल स्क्वायर। तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, मास से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी आपकी √gme डिवाइडेड बाय re+h। तो आपकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो एक तो प्लेनेट के मास के ऊपर डिपेंड कर रही है, प्लेनेट के रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है, साथ ही साथ में हाइट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी ऑर्बिटल स्पीड उतनी ही कम होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे अगर अपन लोअर अर्थ ऑर्बिटिंग इसको बोलते हैं लियो, इन सैटेलाइट्स के बारे में बात करें जो कि अर्थ की सरफेस से 1500 किलोमीटर की रेंज में ही ऑर्बिट कर रही होती हैं, तो हाइट इतनी कम है रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कि अपन इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में हमारी जो ऑर्बिटल स्पीड है h को आप 0 कर दो, कितनी आ जाएगी √gm डिवाइडेड बाय re, मास और रेडियस की जब वैल्यू रखोगे तो निकल के आएगी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, एस्केप वेलोसिटी से कम है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो कि 8 किलोमीटर पर सेकेंड है आपकी ऑर्बिटल स्पीड, लगभग इसको आप 1.5 गुना इंक्रीज कर दोगे तो 12 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो लगभग 1.5 गुना इंक्रीज कर दी जाए ना अगर ऑर्बिटल स्पीड, तो वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है और आपकी सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाती है। तो ये रिलेशन है ऑर्बिटल स्पीड के और एस्केप वेलोसिटी के बीच में। अब तो हमारे पास में फॉर्मूलाज भी है तो पढ़ना आसान है। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि आपकी एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है। कहने का मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी से लगभग 41.1% ज़्यादा, या यूँ कह सकते हो ऑर्बिटल वेलोसिटी की लगभग 1.4 टाइम्स होती है हमारी एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अगर अपन टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो टाइम पीरियड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पाई टाइम्स रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी आपकी re+h डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो √gm डिवाइडेड बाय re+h, तो ऊपर चला जाएगा पावर हाफ। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं केपलर्स लॉज के अंदर, 2 पाई re+h की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √gm हो जाएगा। अगर अपन लोअर अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के बारे में बात करते हैं जहाँ पर h re के कंपैरिजन में बहुत कम है और नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो उनके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू है आप रेडियस ऑफ अर्थ और मास की वैल्यू रखोगे और कैलकुलेट करोगे तो कितनी निकल के आएगी 84 मिनट्स, लगभग 1.5 घंटा। सोचो पूरे अर्थ का एक चक्कर 1.5 घंटे के अंदर पूरा कर लिया जाता है, इतनी ज़्यादा ऑर्बिटल स्पीड होती है। निकाली थी ना आपने 8 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑर्बिटल स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड और अर्थ का एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है सिर्फ 1.5 घंटा। किन के लिए? लोअर अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर तुम हाइट बढ़ाते चले जाओगे तो आपका टाइम पीरियड भी बढ़ता चला जाएगा। टाइम पीरियड काइंड ऑफ हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बढ़ाते एक हाइट ऐसी मिलेगी जहां पर टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 24 आवर। तो अगर आपकी सैटेलाइट इक्विटोरियल प्लेन के अंदर है, उसका जो ऑर्बिट है वो इक्विटोरियल प्लेन के अंदर है और उसके रोटेट करने का जो ओरिएंटेशन है वो अर्थ के रोटेट करने के ओरिएंटेशन से मैच करता है। जिस तरीके से अर्थ रोटेट कर रही है आपकी सैटेलाइट भी उसी तरीके से रोटेट कर रही है। दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है कि अगर आपकी सैटेलाइट के रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर्स है, यानी कि अर्थ के रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर है, तो फिर अर्थ के रिस्पेक्ट में आपको सैटेलाइट जो है वो स्टेशनरी नजर आएगी और इसलिए उसको कहा जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली,
तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर होना चाहिए। दूसरी, सैटेलाइट उसी तरीके से रोटेट करती होनी चाहिए जिस तरीके से अर्थ रोटेट कर रही है। और तीसरी, सैटेलाइट की जो टाइम पीरियड की वैल्यू है वो अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होनी चाहिए, या यूँ कह लो सैटेलाइट की जो ऑर्बिटिंग स्पीड है वो अर्थ मतलब एंगुलर ऑर्बिटिंग स्पीड, ठीक है ना, वो अर्थ की एंगुलर ऑर्बिटिंग स्पीड के बराबर होनी चाहिए। तो अगर अपन यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर टाइम की जगह 24 आवर्स रखेंगे और हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हाइट निकल के आती है 35,800 किलोमीटर। इतनी ऊंचाई पर होती है आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनका खास पर्पस होता है, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है कि इन्होंने आयनोस्फीयर को भी क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। ज़्यादा ऊंचाई पर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इनका जो कवरेज एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। एक पूरा का पूरा स्टेट, इनफैक्ट एक से ज़्यादा स्टेट्स इनके कवरेज एरिया के अंदर आ सकते हैं अगर अपन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो, राइट। दूसरा फ़ायदा इनका क्या होता है कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज़ के ऊपर वेव्स को ट्रांसमिट करना है, बहुत लोअर फ्रिक्वेंसीज तो क्या होती हैं, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके ही आ जाती है, तो उनका तो ट्रांसमिशन आयनोस्फीयर से ही चल जाता है काम हमारा, कि हम आयनोस्फीयर तक भेजते हैं, आयनोस्फीयर उनको रिफ्लेक्ट करके जहाँ पर भेजना होता है वहाँ पर डायरेक्ट कर देता है। बट अगर आप ज़्यादा स्पीड से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जैसे आप टेलीविज़न चैनल्स के बारे में बात करो, टेली कम्युनिकेशन पूरा का पूरा हो गया, तो उस केस में आपको जो सिग्नल्स भेजने होंगे वो बहुत हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर भेजने होंगे। अब हायर फ्रिक्वेंसी के जो सिग्नल्स हैं वो आयनोस्फीयर को भी क्या कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं, तो उनको रिफ्लेक्ट करवाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो हमारी बैठी है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स उन सिग्नल्स को रिसीव करती है और उनको वापस से ब्रॉडकास्ट करती है। तो जो टेली कम्युनिकेशन ब्रॉडकास्टिंग है उसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होती है। सिग्नल को भेजना आसान होता है क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में वो आपको एक ही जगह पे नज़र आती है। तो सारे चैनल्स जो हैं वो अपने अपने सिग्नल को उस सैटेलाइट के पास में भेजते हैं और सैटेलाइट फिर उसको क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और अगर अपन बात करें तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। 3 तरीके की एनर्जीज़ के बारे में बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आपकी -gm/m/r+h, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12m v0², v0 की जगह चाहो तो v0 का फॉर्मूला रख सकते हो, तो 12m/gm/re+h या कह लो gmm/re+h टाइम्स 2 हो जाएगी। आप देख रहे हो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, साथ ही साथ में पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है उसके कंपैरिजन में हाफ है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी जो टोटल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऐड करोगे तो ओवरऑल टोटल एनर्जी भी आपकी नेगेटिव निकल के आएगी -gmm/2re+h। देख रहे हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। तो आप कोई सी भी एक निकाल लो, बाकी 2 अपने आप निकल जाएगी। रिलेशन ध्यान रखना, टोटल एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है एंड पॉजिटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होती है। मतलब डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड कर दूं तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, या अगर काइनेटिक एनर्जी आपके पास में है तो उसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दूं, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपका जो सैटेलाइट है वो उधार में है मतलब उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, वो बाउंडेड है, इसीलिए वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रही है, वो ऑर्बिट को एस्केप नहीं कर रही। अगर आपकी टोटल एनर्जी 0 होती तो फ्री हो जाता एंड पॉजिटिव होती तो भाग जाता छोड़ के। नेगेटिव टोटल एनर्जी किस बात को सिग्निफाई करती है कि आपका सिस्टम बाउंडेड है। इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। तो पहला क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम अंडर इमेजिनरी फोर्स फील्ड आर शोन बाय कर्व्स के एंड पी रिस्पेक्टिवली इन फिगर, दिस सिस्टम इज बाउंड। तो बाउंड होने के लिए मैंने अभी अभी कंडीशन बताई थी कि आपकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए। अब ए पर देखो, आपकी काइनेटिक एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। जो पॉजिटिव साइड में काइनेटिक एनर्जी है वो कम है हाइट, और जो नेगेटिव साइड में पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। बी पर भी ऐसा ही है, काइनेटिक एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। सी पर भी ऐसा ही है, काइनेटिक एनर्जी कम, पोटेंशियल एनर्जी हाइट ज़्यादा। डी पर उल्टा है, डी पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और पोटेंशियल एनर्जी कम है।
तो डी एकमात्र ऐसा पॉइंट है जहां पर आपकी ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव आएगी, बाकी ए पर, बी पर और सी पर, इन तीनों पर आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, मतलब आपका सिस्टम बाउंडेड होगा। तो कौन कौन से वाले पॉइंट पर हो जाएगा, ए, बी और सी पर। डी पर बाउंडेड नहीं होगा क्योंकि डी पर ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A satellite of Earth of mass small m is taken from orbital radius 2r to 3r. The minimum work done is. तो वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। देखो सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सैटेलाइट रिवॉल्व भी कर रही होती है। इससे पहले हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें अपन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की हाइट चेंज कर रहे थे, तो वहाँ पर अपन बोलते थे कि हमारा जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। यहाँ पर सैटेलाइट के कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे कि हमारा जो वर्क डन होगा वो चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपन इनिशियल टोटल एनर्जी निकालें तो कितनी आएगी, नेगेटिव जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, ठीक है, आर प्लस एच। तो आर प्लस हाइट कितनी है आपके ऑर्बिट की, 2r है, तो ये हो जाएगा 3r। तो नेगेटिव जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 × 2 करोगे तो 6r हो जाएगा। ऐसे आप फाइनल टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच, और एच कितना है आपका 3r। ठीक है, तो ऑर्बिट, अच्छा अपनों को डायरेक्ट ऑर्बिटल रेडियस दे रखी है, ठीक है ना। देखो इसमें एक थोड़ी सी गलती होने के चांसेस है, अगर अपन क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो हमें हाइट नहीं दे रखी, हमें क्या दे रखी है, ऑर्बिटल रेडियस दे रखी है। तो डायरेक्ट यहाँ पे अपन लिखेंगे ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच, क्या होती है आपकी ऑर्बिटल रेडियस ही तो होती है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 2r आ जाएगा और यहाँ पे डायरेक्ट कितना आ जाएगा आपका 3r आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 4r, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 6r। तो आपका वर्क डन हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 6r, माइनस माइनस प्लस होके जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 4r। इसको कॉमन ले लो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय r को अंदर बचेगा 1/4 पॉजिटिव माइनस 1/6 नेगेटिव। तो 6 - 4 करोगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर टाइम्स 2 डिवाइडेड बाय 24, यानी कि जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 12r। इतना आपको वर्क करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये फंडा ध्यान रखना, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की हाइट चेंज करते हो तो वर्क डन के लिए अपन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और अगर आप सैटेलाइट्स की बात कर रहे हो तो, और उनका ऑर्बिट अगर आप चेंज कर रहे हो तो फिर आपको चेंज इन टोटल एनर्जी वाला फंडा यूज़ करना है। नेक्स्ट देखो, स्पेस शटल इज लॉन्च्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट नियर द अर्थ सरफेस। द एडिशनल वेलोसिटी बी गिवन टू द स्पेस शटल टू गेट फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी। तो मैंने बताया था कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स होती है उनके लिए जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो लगभग कितनी होती है, 8 km/s होती है। और अगर आपको एस्केप करवाना है तो आपकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, लगभग 11.2 km/s होती है। तो आपको जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी इम्पार्ट करनी पड़ेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी में से ऑर्बिटल वेलोसिटी को माइनस कर दो, 11.2 में से 8 को माइनस कर दो तो लगभग 3.28 km/s। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। तो इसमें पहली बात तो हमें ये पकड़नी थी कि हमारी जिस सैटेलाइट के बारे में इनिशियली बात करी जा रही है वो लोअर अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, अर्थ के बिल्कुल पास ऑर्बिट करने वाली सैटेलाइट है। तो उसके लिए हम लोग 8 km/s जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है वो यूज़ कर सकते हैं, एंड फिर उसको जिस भी हाइट पर ले जाया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट में अपन बात करेंगे, या जो भी काम करवाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द सैटेलाइट इज स्टॉप्ड सडनली इन इट्स ऑर्बिट विच इज एट अ डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस,
स्टॉप कर दिया, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 0। केवल और केवल कौन सी एनर्जी बची उसके पास में? पोटेंशियल एनर्जी बची। तो शुरुआत में एनर्जी रही उसके पास में माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। एच कितना है आपका? डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो आर ही है। आपकी हाइट कितनी दे रखी है? आपको आर ही दे रखी है। अलाउड टू फॉल फ्रीली इनटू द अर्थ, अब वो भाई साहब गिर रही है धीरे धीरे। द स्पीड विथ विच इट हिट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अर्थ की सरफेस तक आते आते उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर, और उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्मॉल एम से स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के लिए अगर सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका जी एम अपॉन आर माइनस जी एम अपॉन 2r, यानी कि जी एम अपॉन 2r। 2 से 2 भी चला जाएगा तो v की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट जी एम अपॉन आर। तो आप नोटिस करोगे यार, इसको वैसे तो कैलकुलेट भी कर सकते हो वैल्यूज़ रख के, और वैसे अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे कि यार ये तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स थी उनकी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला था, और इसके लिए सर ने डायरेक्ट हमें वैल्यू बता रखी है, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। तो यहाँ पे आंसर देखो 8 के सबसे आसपास वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो 7.919 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नियर द अर्थ्स सरफेस टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज 1.4 आवर्स, वही 84 मिनट्स को इन्होंने 1.4 आवर्स लिखा है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड इफ इट इज एट द डिस्टेंस 4r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, है ना। सेंटर ऑफ अर्थ से डायरेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, बस इतना ध्यान रखना। तो हमारा टाइम पीरियड होता है, इन जनरल फॉर्मूला होता है 2 पाई सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस होती है, तो कितनी दे रखी है हमें? 4r, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट जी एम। अब एक काम करो, 4 की पावर 3/2 को एक बार के लिए अलग कर लो, बाकी बचा 2 पाई आर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट जी एम। तो ये जो चीज़ है ये हमें दे रखी है 1.4 आवर्स। तो जैसे ही इसकी वैल्यू आप रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर 3/2, यानी कि 4 की पावर हाफ दैट इज 2, उसकी पावर 3 करोगे तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.4 आवर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 11.2 आवर्स। मल्टीप्लाई करोगे तो 11.2 आ जाएगा। अब देखोगे ये तो ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, तो आप 1.4 को लगभग कितना लिख सकते हो? √2 लिख सकते हो। तो ये 8 इंटू √2 आवर्स भी लिखा जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, पूरे कॉन्फिडेंस से करा, आंसर नहीं आ रहा तो एक बार देख लिया करो ऑप्शंस को, कि हो सकता है आपका जो आंसर है कोई ना कोई ऑप्शन आपके आंसर से मैच करता हो, किसी और तरीके से लिखा हुआ होगा। ठीक है। द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन a circular orbit just above the Earth's surface is v0. The orbital velocity of satellite orbiting at an altitude of half of the radius is. तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट ही होता है। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस, यानी कि एच की जगह अपने रख दिया आर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका रूट जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस आर बाई 2 करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको √2 डिवाइडेड बाय 3 इसको तो अलग लिख लो, और बाकी बच गया आपका रूट जी एम अपॉन आर। तो ये चीज़ आपके लोअर अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के लिए होती है। ये आपको कितना दे रखा है यहाँ पर? v0 दे रखा है, इसको डैश कर देते हैं। तो आपका v0 डैश जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? √2 डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स v0 के इक्वल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6r फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस। तो जो
35,800 किलोमीटर देखा था ना, वो लगभग 6 टाइम्स आर होता है, ठीक है ना। व्हाट इज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2.5 आर फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस। अब एक तो हमारे पास में डायरेक्ट फॉर्मूला भी है टाइम पीरियड का। क्या है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ पाई, हाइट की फॉर्म में लिखेंगे तो r प्लस 2.5 r, इसकी पावर हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ gm। यहाँ तक की बात आ गई समझ में? ये बात आ गई आपको समझ में? और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी हाइट पे है? 6r हाइट पर है, तो उसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर्स होता है, और उसके लिए हाइट आपको दे रखी है 6r, तो r प्लस 6r करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 7r की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय रूट gm आ जाएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए रेफरेंस हमें दे दिया गया है, बाकी हम वैल्यूज रख के डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे करोगे तो 3.5r बचेगा, तो आप देखोगे कि t डिवाइडेड बाय 24 आवर्स, ये रेशियो किसके बराबर होगा? 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, रूट gm से रूट gm कट जाएगा, ऊपर बचेगा आपका 3.5r और नीचे बचेगा आपका 7r, और इसकी ओवरऑल पावर हो जाएगी आपकी 3 डिवाइडेड बाय 2। तो t डिवाइडेड बाय 24 आवर्स किसके इक्वल हो जाएगा? r से r कट गया, 3.5 से 7 को काटोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2, और 2 की पावर 3/2 का मतलब हो जाएगा 2 रूट 2। तो ये आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय रूट 2, यानी कि 6 रूट 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे, बट क्वेश्चन में ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आपको रेफरेंस दिया गया है, ये आपके लिए है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। नेक्स्ट देखो, मासेस एंड रेडाई ऑफ अर्थ एंड मून आर m1 एंड m2, r1 एंड r2 respectively. The distance between their center is d. The minimum velocity given to mass m from the midpoint of line joining their center so that it will escape. तो escape velocity में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का फंडा निकालते थे। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों की वजह से होगी, ठीक है। तो अगर आप अर्थ के सेंटर से मिड पॉइंट की डिस्टेंस लोगे तो d डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस g कैपिटल m1 टाइम्स स्मॉल m, या कैपिटल M दे रखा है यहाँ पे मास जिसको एस्केप करवाना है, डिवाइडेड बाय सेंटर से हाइट कितनी हो जाएगी आपकी? d डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। तो ये तो अर्थ की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हुई, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। और नेगेटिव g टाइम्स m1, नेगेटिव g टाइम्स m1 सॉरी m2 टाइम्स m डिवाइडेड बाय d डिवाइडेड बाय 2, ये किसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो गई? आपकी मून की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां से भी, उसके सेंटर से भी ये d डिवाइडेड बाय 2 डिस्टेंस पर, प्लस आपने इसको काइनेटिक एनर्जी दी हाफ m v स्क्वायर, और फाइनली ये एस्केप कर गया, यानी कि इसकी ओवरऑल एनर्जी हो गई 0। अब आप बोलोगे सर आपने मून और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि मून और अर्थ तो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पे बाद में भी रहेंगे जब आपका एस्केप कर जाएगा, ठीक है। तो वो दोनों तरफ होगी, इसलिए उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आपका m कैंसिल आउट हो गया, और v स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आई, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे, दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि अपन वाइट पर लिख सकें, तो यहाँ पे आप लिखोगे v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ g m1 अपॉन d प्लस ट्वाइस ऑफ g m2 अपॉन d। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 4, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 को उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 4g डिवाइडेड बाय d टाइम्स m1 प्लस m2। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए आपका? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। सो आई होप लगभग हर वैरायटी का क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है, बट स्टिल मैंने कुछ फंडामेंटल लॉज आपको बताए हैं, मैंने कुछ
हुक्स आपको बताए हैं कि जब भी एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी कितनी हाइट तक जाएगा या किसी हाइट से अगर फ्री फॉल करेगा तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगा, ऐसे क्वेश्चन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाए तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसको पकड़ के रखोगे तो आई होप कभी इस चैप्टर के अंदर डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। और अगर इस चैप्टर को आप अलग से ट्रीट करोगे कि यार ये तो कोई अलग ही बला है, तो फिर आपको ज़रूर डिफिकल्टी महसूस होगी, आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड जो प्रोसीजर है उसके द्वारा सॉल्व करवाया है, बट साथ ही साथ में हर क्वेश्चन के लिए रिकमेंड किया है कि आप अपने लेवल पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ताकि आपको ये एहसास हो सके कि फॉर्मूला लगाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना आप नॉर्मल अप्रोच लगाते हो। और अगर फॉर्मूलाज याद रह जाए और लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी समाप्त होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आपने ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं पढ़ाया, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं पढ़ाया। तो इसके दो कारण हैं। पहला, एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट ये टॉपिक्स नहीं दिए हुए, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखोगे तो रेयरली इन दोनों टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस के अंदर। दूसरा कि ये एज इट इज़ हम इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हैं, तो अगर मान लो यहाँ से कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर जो जो फॉर्मूलाज बताऊंगा वहाँ पर आपको मासेस को चार्जेस से रिप्लेस करना है और आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आपको के से रिप्लेस करना है, 9 × 10⁹ से। बस एज इट इज़ सेम फॉर्मूलाज आप यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए मैं उन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर स्किप करवा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के लिए तो वो रिलेवेंट ही नहीं है, बट अगर कोई जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ साथ उन सब चीज़ों को पढ़ें। एज इट इज़ रिजल्ट्स, एज इट इज़ ग्राफ्स आपके यहाँ पर यूज़ होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें एक बार इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर और मैं बता दूंगा आपको। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय।